हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर सराउंडिंग अस, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो इस चैप्टर का हम लोग अभी तक पूरा का पूरा 4 लेक्चर देख चुके हैं, मतलब इसके 4 पार्ट हो चुके हैं। आज हम इसका 5वां पार्ट देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो है आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हमको दे सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं बेटा लेक्चर नंबर 5। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़िए, क्योंकि आपका मेन सिलेबस वही है जो एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी की जो लाइन है सब कुछ वही पूछा जाता है। अगर आपने 9th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ की, तो बेटा आप चाहे आईआईटी जेईई में जाइए और चाहे आप जो है नीट क्वालिफाई करिए, डॉक्टर बनिए, चाहे इंजीनियर बनिए, चाहे आईएएस बनिए, चाहे पीसीएस बनिए। तो अभी से आप अपना फाउंडेशन, आप अपनी नींव जो है मजबूत करिए और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। तो चलिए बेटा आज के लेक्चर में देखते हैं हम क्या होता है पिघलना, मेल्टिंग किसे कहते हैं। तो आते हैं, जब ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसे पिघलना कहते हैं। तो ये होता कब है? जब भैया अगल बगल से क्या होता है, ठोस ऊष्मा प्राप्त करता है। जैसे बर्फ़ है, उसको अगल बगल से क्या है, ऊष्मा प्राप्त होगी वातावरण से, तो वह पिघलना चालू हो जाता है, मतलब द्रव में परिवर्तित होने लगता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पिघलना कहते हैं। तो यही हुआ, जब ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसे पिघलना कहते हैं। अब आते हैं, पिघलना हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे लिखा है गलनांक। गलनांक किसके लिए होता है? ताप के लिए होता है। तो जहाँ पे लिखा है अंक, मेल्टिंग पॉइंट, कि किस ताप पर ऐसा होगा कि बर्फ़ जो ठोस अवस्था में था वो पिघलने लगे। तो आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बेटा गलनांक क्या होगा? वायुमंडलीय दाब पर, याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय दाब क्या होता है बेटा? आपको बता चुके हैं, वह दाब जो हमारे ऊपर लग रहा है उसी को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल के द्वारा प्रत्येक प्राणी पर, प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक चीज़ पर क्या है, दाब लगता है, उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर वह ताप, याद रखिएगा, वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। अब आइए बेटा देखते हैं कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे आप सेंटीग्रेड भी पढ़ सकते हैं, तो इसे सेल्सियस और सेंटीग्रेड दोनों पढ़ा जाता है। तो हम कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा केल्विन में 273.15 केल्विन होता है। अर्थात क्या हो गया बेटा कि 0 डिग्री, यहाँ पे हम कह रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। तो ताप का एसआई मात्रक बेटा केल्विन होता है। आप लोगों ने देखा है, इसको अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि आपने भौतिक विज्ञान में और केमिस्ट्री में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि हमारे पास 7 मूल राशियां हैं और उन 7 मूल राशियों में से एक राशि ताप भी होती है और जिसका मात्रक केल्विन होता है। एसआई मात्रक मतलब ताप को केल्विन में ही नापा जाता है, बाकी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट वगैरह में भी आप नाप सकते हैं। अब आते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। क्वथन मीन्स होता है उबलना। तो वह अंक, वह ताप जिस पर वह उबलने लगे, तो कहेंगे वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव क्या है, उबलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्वथनांक कहते हैं। तो याद रखिएगा। द्रव का क्वथनांक बेटा कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात 373 केल्विन होता है। क्यों? अभी हम आपको आगे बताएंगे। और अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस जब हम क्या है
ताप सेल्सियस में हो और केल्विन में बदलना है तो जितना सेल्सियस रहता है उसी में 273 जोड़ देते हैं तो 100 और 273 1.5 छोड़ दिया जाता है बराबर कितना हो गया बेटा 373 केल्विन, जो ये लिखा है। अब आते हैं देखते हैं क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये है हिमांक। हिमांक मतलब वह ताप जिस पर क्या हो जाए, द्रव ठोस में बदल जाए। हिम मतलब होता है बच्चा बर्फ़। बर्फ़ का मतलब आप समझ गए होंगे कि बर्फ़ क्या है, ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था है ना, जल की ठोस अवस्था है। जल अपनी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में। अगर वह बर्फ़ के रूप में है तो ठोस है, अगर वो क्या है जल के रूप में है तो हम उसे द्रव कहेंगे, और अगर वह वाष्प के रूप में है तो उसे गैस कहा जाता है। तो आप जो बेटा चाहें तो नोट्स जो है खुद से लिख भी सकते हैं, 100% एनसीईआरटी पढ़िए, या मैंने जो नोट्स बनाया है अभी आपको जो दिखा रहे हैं आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों से करवाइए, जिन्होंने ना किया हो उनको सब्सक्राइब करना है। फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक, तो वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव क्या होता है बेटा, ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हिमांक। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस न या 273 केल्विन होता है। तो बेटा कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे क्या है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, बर्फ़ जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा या उससे थोड़ा ऊपर होगा तो वो पिघलने लगता है, लेकिन जो है द्रव जब बेटा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो वो जमने लगता है। तो याद रखिएगा ये जल के लिए है, किसके लिए, जल के लिए, और ये किसके लिए था बेटा, बर्फ़ के लिए होता है। तो 273 केल्विन होता है। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स। तो आइए फिर और आगे देखते हैं कि अभी हमारे पास क्या है। मैं पहले से ही नोट्स बना लेता हूं ताकि आपका टाइम कम लगे। यूट्यूब का मतलब है कि कम टाइम पे काम ज़्यादा होना चाहिए। तो बेटा एक हमारे पास ताप को परिवर्तित करने का एक तरीका है, फार्मूला है, सूत्र जिसे कहिए कि आइए केल्विन जिसे हम हैं और ये सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध। केल्विन फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है? पहला संबंध तो ये है कि तीन के तीनों से क्या है, ताप नापा जाता है। ये ताप नापने के लिए डिग्री है, ताप नापने का पैमाना है। तो आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है, आप याद रखिएगा। अब आते हैं बेटा, अगर आपको ये है सेल्सियस, सेल्सियस में से जाना है केल्विन में, तो सेल्सियस में से डिग्री सेल्सियस में जब 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में बदल जाएगा। जब आपको केल्विन दिया है और आपको सेल्सियस में जाना है तो -273 कर दीजिए, वो क्या है, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये हमारे पास फ़ारेनहाइट है, तो फ़ारेनहाइट वाला सूत्र क्या होता है, 9/5 ने गुणित में क्या है, ये ब्रैकेट में जो है और फिर सेल्सियस लिखा है, तो गुणित में डिग्री सेल्सियस, जितना डिग्री सेल्सियस मतलब दिया रहेगा, और प्लस क्या है 32 जोड़ देंगे तो ये फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। तो ये भी आपका सूत्र है, याद रखिएगा कि केल्विन बराबर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, जितना सेल्सियस दिया उसमें 273 जोड़ देंगे, केल्विन में हो जाएगा। सेल्सियस में अब आना है, तो अगर केल्विन में दिया है तो -273 घटा देंगे बेटा, तो सेल्सियस में हो जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में जाना है और आपको क्या दिया है, सेल्सियस दिया है, तो हमको क्या करेंगे, उसी सेल्सियस में 9/5 का गुणा और फिर क्या है 32 जोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको केल्विन से सीधे कहाँ जाना है, फ़ारेनहाइट में, तो कैसे करेंगे? तो बेटा पहले केल्विन को किस में बदल लेंगे, सेल्सियस में। ये देखो केल्विन को पहले किस में बदल लिए, केल्विन से जब -273 कर दिए तो ये सेल्सियस में बदल गया। अब सेल्सियस वाले को क्या कर लेंगे, सीधे इसमें क्या है रख देंगे और फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। तो ये आपके लिए कुछ सूत्र हैं।
आप इसको ज़रूर याद रखिए। आइए अब क्वेश्चन करते हैं कि कमरे का सामान्य ताप, इसी से संबंधित क्वेश्चन हैं। कमरे का सामान्य ताप 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे केल्विन में बदलें तथा फ़ारेनहाइट में भी परिवर्तित करें। अब कमरे का सामान्य ताप बेटा हमारे पास कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा कमरे का सामान्य ताप 25 ही आपको लेना है, क्योंकि तभी न्यूमेरिकल से आएगा। आप यही मानिए 24 दशमलव कुछ समथिंग ऐसा मत करिएगा, केवल 25 रखिए। अब आते हैं, क्योंकि यही माना जाता है तो हमको केल्विन में बदलना है। तो जब डिग्री सेल्सियस को देखो केल्विन में बदलना है तो बेटा कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला 0 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस को प्लस 273 जोड़ देंगे। जितना सेल्सियस दिया है उसी में से हम 273 जोड़ देंगे, केल्विन में हो जाएगा। तो ये सूत्र है, देखो बेटा कि डिग्री सेल्सियस प्लस क्या है 273 केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो आते हैं कितना डिग्री सेल्सियस है 25, इसमें जोड़ दिए 273 तो हो गया कितना 298 केल्विन। मतलब कमरे का सामान्य ताप केल्विन में कितना होता है बेटा 298। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस कितना दिया है देखो इसमें 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 यहाँ रख दिए और जोड़े 273 को 298 केल्विन आ गया। याद रखिएगा कमरे का ताप केल्विन में कितना होता है 298 और सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं फ़ारेनहाइट में भी बदलने को बोला है। तो बेटा फ़ारेनहाइट वाला सूत्र क्या होता है, ये देखो फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुणित में डिग्री सेल्सियस प्लस क्या है 32। ये जो ब्रैकेट में बंद है इसका मतलब इसमें जो है इसी में 9/5 में ही डिग्री सेल्सियस से पहले गुणा करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सूत्र लगाया, फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 मल्टीप्लाई बाई क्या है डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5 गुणित में बेटा सेल्सियस की जगह क्या रख दिए 25, क्योंकि ये देखो यहाँ दिया है 25 रखे प्लस 32 सूत्र कंप्लीट। 5 को से इससे काटे तो 25 हुआ और 9 पचे 45 आया। 45 में बेटा जब 32 जोड़े तो 67 आया। तो ये क्या होता है 67 क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट आप इसको कह सकते हैं। तो कमरे का ताप फ़ारेनहाइट में कितना होता है 67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा, इसको आप चाहें तो फिर से अच्छे से देख सकते हैं। 9/5 गुणित में सेल्सियस कितना है 25 प्लस 32। तो जब यहाँ 25 रख दिए तो क्या हो गया 25 9 42 प्लस 32 45 प्लस क्या है 32, यह 67 फ़ारेनहाइट आते हैं। फिर बेटा आगे देखते हैं, मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन दिया गया है। मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन दिया गया है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि हाँ हमारे बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में 310 ही होता है और इसे हमको डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में शरीर का तापमान कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बेटा पहले हमको सेल्सियस वाला निकालना है। तो सेल्सियस का सूत्र लगाइए, जब केल्विन में दिया है तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा हमारे पास केल्विन माइनस 273। जब केल्विन में कितना दिया है 310, इसकी जगह 310 रखे माइनस 273 किए तो बेटा 37 आ गया डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा डिग्री सेल्सियस में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में आइए देखते हैं। फ़ारेनहाइट बराबर फिर वही फार्मूला है 9/5 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस प्लस क्या है 32 बराबर में अब यहाँ पे हम लिखे 9/5 इंटू बेटा कितना 37, क्योंकि सेल्सियस देखो 37 आ गया है तो यही सेल्सियस यहाँ रखना है। तो केल्विन को पहले सेल्सियस में बदल लिए, अब सेल्सियस यहाँ रख देंगे प्लस क्या है 32। तो जब 5 को 37 से काटते हैं तो 5 सते 35, 2 बचा हमारे पास तो क्या होता है 5 चौक 20 7.4 आया। अब 7.4 का जब 9 में गुणा करेंगे, 7.4 का 9 में गुणा किए तो ये देखो 9 गुणित 7.4 प्लस 32 तो आया 66.6
9 का जब 7.4 में गुणा किए 66.6 और प्लस क्या है 32, तो क्या हो गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये बेटा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है फ़ारेनहाइट में 98.6। जो डॉक्टर साहब कहते हैं 98 डिग्री बुखार था, 99 डिग्री बुखार था, तो बेटा 99 डिग्री बुखार नहीं माना जाता। जब 100 पे जाएगा तो बुखार होगा, तो वो फ़ारेनहाइट पे होता है। किस पे? फ़ारेनहाइट पे होता है। तो 98 सेल्सियस नहीं, वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में हो जाएगा तो बॉडी का पूरा क्या है भाप पड़ के उड़ जाएगा। 85 पे पूरी बॉडी क्या है गल जाएगी। तो याद रखिएगा मानव शरीर का तापमान केल्विन में देखिए 310 केल्विन, सेल्सियस में 37 और यहाँ पे 98.6 होता है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसे लग रही है आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और आगे हम देखते हैं कि हमको क्या दिया गया है। अब एक हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास एक और चीज़ है जिसको अब हम पढ़ेंगे। तो एक सवाल और है कि जल का हिमांक, क्या बेटा, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। देखिए अब हम हटा लिए हैं, तो आप चाहें तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास कितना ये होगा। तो आइए देखते हैं। अब जल का हमारे पास हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये हमारे पास क्या होगा फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो देखिए अब आते हैं फ़ारेनहाइट का सूत्र लगाएंगे। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, अब आप समझ गए होंगे। तो 9/5 इंटू क्या है सेल्सियस की जगह रख दिए 0, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस दिया, प्लस 32, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा 32, 0 में 32 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। मतलब हमारे पास जल 32 फ़ारेनहाइट पर क्या है जमता है, और सेल्सियस में कहेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस में। अब आइए देखते हैं जल का हिमांक। देखो ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पूरा नोट्स बना दिया है। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 273 केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट होता है, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आप कह सकते हैं। तो अगर सेल्सियस की बात होगी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है पानी। अगर केल्विन भी बात करेंगे 273 केल्विन पे जमता है पानी, बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल क्या है बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लग रही है आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम लोग जो है और आगे देखते हैं। अब इसी को हम देखेंगे बेटा ऊर्ध्वपातन। यहाँ पे देखो क्या लिखा है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन वह होता है, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जब ठोस बिना द्रव में बदले, जब ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, या सीधे गैस में बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। याद रखिएगा ना, वह प्रक्रिया जिसमें क्या है ठोस बिना द्रव में बदले, देखो यहाँ लिखा है बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिएगा कपूर, कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, इसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, या बेटा इसी का सामान्य नाम होता है नौसादर। क्या कहेंगे नौसादर, इसी का नाम है। तो कपूर भी क्या है, देखो आप कपूर जलाते होंगे बिना द्रव में बदले सीधे क्या है गैस में बदल जाता है बेटा। नेप्थलीन भी होता है इसी तरीके से, एंथ्रासीन भी होता है इसी तरीके से, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मतलब नौसादर भी क्या करता है सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है बिना द्रव में बदले। आइए देखते हैं निक्षेपण किसे कहते हैं, डिपोजिशन या प्रिसिपिटेशन कहते हैं। इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा, ऊर्ध्वपातन का ही उल्टा। तो कहेंगे वह प्रक्रिया जिसमें गैस बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। वह प्रक्रिया जिसमें गैस बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में
परिवर्तित हो जाती है उसे निक्षेपण या जमना कहते हैं। पहले जमना कहते थे बेटा, निक्षेपण आ गया है तो याद रखिएगा दोनों चीज़ है। इसका एग्जाम्पल होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग क्या करते हैं, अधिक दाब पर और बहुत ही कम ताप पर उसको सॉलिड के रूप में कर लेते हैं। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। ये अग्निशामक होता है। अग्निशामक, अग्निशामक का मतलब है बेटा, अग्नि का शामक ला देता है। अग्निशामक मतलब क्या है, आग बुझाने वाला। क्या है, आग बुझाने के काम में ये भी आता है। CCl4 भी आता है आग बुझाने के लिए, तो इसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। अब हम आते हैं सॉलिडिफिकेशन, मतलब ये भी है जमना ना, ये भी है जमना, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग, जम जाना, फ्रीजिंग भी इसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे सॉलिडिफिकेशन या बेटा उसी को हम लोग फ्रीजिंग भी कहते हैं। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब फ्रीज हो जाना। फ्रीज मतलब जब द्रव के कणों की या द्रव के अणुओं की गति रुक जाती है तो उसे फ्रीजिंग कहा जाता है। जैसे पानी जब द्रव अवस्था में है, जल द्रव अवस्था का है, तो क्या है बेटा, घूमता टहलता रहता है। लेकिन जब हमारे पास क्या है, जल क्या हो जाएगा, ठोस में बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसका क्या होता है, उसके कणों की, उसके अणुओं की गति रुक जाती है। तो इसीलिए इसका नाम फ्रीजिंग भी होता है। फ्रिज में हम लोग पानी रखते हैं तो बेटा क्या हो जाता है, जम जाता है। इसीलिए देखो फ्रिज में रखा है फ्रीजर, मतलब जो फ्रीज कर दे, जो जमा दे। तो ये हो गया हमारे पास सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, मैं हूँ सुधीर पांडे। तो चलिए बच्चा पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, NCERT पढ़िए, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। बस 2-3 मिनट का टॉपिक और है। आप NCERT खूब पढ़िए और खूब पढ़ाई करिए। देखते हैं संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर जब गैस क्या है, द्रव अवस्था में बदल जाती है तो उसे हम संघनन कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, भगवान जो बारिश करते हैं वो कैसे बारिश होती है, हम लोगों को पता है कि यहाँ से गैसें वाष्पीकृत होती हैं, पानी गैस के रूप में वाष्पीकृत होता है और वह जाकर के बादलों के रूप में वहाँ इकट्ठा रहता है। अब गैसों को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दाब लगाकर और बहुत ही कम ताप पर उसको दबाते हैं, तो क्या है, वो पानी गैस पानी के रूप में गिर जाता है। इसीलिए जब बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, हवाएं तेज तेज चलती हैं तो दाब बनता है और उस दाब की वजह से क्या होता है, बादल जो वहाँ गैस के रूप में थे किसमें, द्रव के रूप में बदल करके बारिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है संघनन के लिए दाब क्या है, बढ़ाना पड़ता है ना, और क्या है, ताप कम करना पड़ता है। तो तीनों को एक इस डायग्राम के अनुसार आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप ज़रूर देखिए। दो बेटा जब ठोस देखो द्रव में बदलता है, तो ये देखो ये जो सिंबल बना है ये किसका है, होता है टेम्परेचर का सिंबल, और ये क्या है, इंक्रीज। तो ताप बढ़ाने पर ठोस किसमें, द्रव में बदल जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्रवीयकरण या पिघलना कहा जाता है। द्रवीयकरण या पिघलना कहा जाता है। आते हैं जब द्रव में हम ताप बढ़ाते हैं तो द्रव किसमें, गैस के रूप में देखो परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब बेटा इसका उल्टा भी होता है। आगे रुको, पहले ये देख लेते हैं कि ठोस क्या है, सीधे भी ठोस सीधे किस में बदल जाता है, गैस में। अभी देखें हम जिसे ऊर्ध्वपातन, तो क्या करते हैं बेटा, ताप बढ़ाते हैं। जब ठोस देखो सीधे बदल जा रहा है किसमें, गैस में, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये फिर से आइए अब उल्टा देखते हैं इसका। गैस बेटा जब द्रव में बदलता है तो कैसे, टेम्परेचर देखो बहुत कम और प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा, तो उसे हम संघनन कहते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या हो गया, संघनन। गैस जब द्रव में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, संघनन। लेकिन संघनन करने के लिए क्या आवश्यक है कि ताप कम हो, दाब ज़्यादा हो। अब आगे आते हैं बेटा, यहाँ पे है द्रव, यहाँ पे क्या है, द्रव। द्रव में देखते हैं कि इधर हमारे पास हो गया क्या, ठोस। क्या हो गया, ठोस। द्रव जब ठोस में परिवर्तित होता है, ये है द्रव। द्रव किसमें, जब ठोस में परिवर्तित होता है तो उसे जमना कहते हैं।
लेकिन कैसे जमेगा, जब ताप होगा बहुत कम, देखो ये डिक्रीजिंग नीचे, और प्रेशर क्या है बेटा बहुत ज़्यादा, तो उसे हम जमना कहते हैं। तो आप ये जान गए हैं कि भैया देखो हम फ्रिज में रखते हैं अपना पानी, वो जमता है, लेकिन जब फ्रिज खोलते हैं तो फक से जो है खुलता है, तो वो गैस बना रहता है, प्रेशर रहता है, और फ्रिज में ताप बहुत कम रहता है, तो याद रखिएगा। अच्छा, अब ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम आते हैं गैस सीधे बदल जाए ठोस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण। और निक्षेपण के लिए भी ताप कम प्रेशर ज़्यादा, तो निक्षेपण या इसको भी जमना कहते हैं, लेकिन ये ऊपर से जमता है, ये पूरा जम जाता है। तो इस जमने का एग्जाम्पल आपको अभी पता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड CO2, सॉरी बेटा सॉलिड CO2, पेन क्या हो गया भाई, सॉलिड CO2, इसी को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, अभी आप पीछे देख चुके हैं। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी देखा कि ऊर्ध्वपातन में हम बोले हैं कैम्फर, कपूर ना बेटा, नेपथलीन, एंथ्रासीन ना, ये सब हमारे पास है। तो नेपथलीन, एंथ्रासीन, एंथ्राशीन, और अभी आप देखें NH4Cl, नौसादर, ये सब बेटा इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में आपसे। खूब बेटा NCERT पढ़िए और जो है हमारी वीडियोस देखिए, और जल्दी से जल्दी आप प्रिपेयर होइए डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, या आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।